नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। बजट पेश किया जा चुका है। हम पहले से कह रहे थे बजट वही जो अच्छे दिन लाए, लेकिन अब ये अपने अपने संकेतों में कैद है, लोगों के अपने अपने आकलन में कैद है। हम आपके सामने वो आकलन रखने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि इनकम टैक्स के लिहाज से इस दफा क्या बदलाव आए हैं। तो देखिए, सालाना आयकर में जो छूट है उसकी तस्वीर कुछ इस तरीके से नजर आएगी। अभी तक 2.5 लाख रुपए तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट सीमा बढ़ा दी गई है। इसी हिसाब से हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर आपकी कमाई 5 लाख रुपए है तो किस तरीके से टैक्स में बचत आपके सामने नजर आ रही है, और साथ ही अगर 6 लाख रुपए के तौर पर हम देखें तो वहां पर टैक्स और बचत की क्या तस्वीर नजर आ रही है। लेकिन एजुकेशन सेस जारी है, सरचार्ज में कोई बदलाव नहीं है। होम लोन ब्याज पर छूट सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। होम लोन ब्याज पर बढ़ी छूट का फायदा जिस तरीके से है वो भी हम अपने इस कैलकुलेशन के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन ये कि 7 लाख रुपए अगर आय है तो टैक्स 36,050 की शक्ल में नजर आ रहा है, और बचत यहां पर 15,450 रुपए की। कमाई अगर 8 लाख रुपए है तो बचत उतनी ही है, टैक्स जो है 56,650 के तौर पर। एटीसी और होम लोन दोनों को मिलाकर जो फायदा हो रहा है उसके तहत ये तस्वीर। अब कृषि क्षेत्र, इसे लेकर वादे बहुत किए गए थे, हुआ क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वो फिर से शुरू होगी। किसानों को बहुत समस्या आ रही थी, खासकर इस साल जब मानसून नहीं। और दूसरा, जो वित्त मंत्री ने ये बात कही कि वो इलाके जो पूरी तरीके से बरसात पर निर्भर रहते हैं, उन सारी चीजों को देखकर ये चीजें सामने रखी गई हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा भूमिहीन किसानों को नाबार्ड के जरिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। किसानों के लिए नया टीवी चैनल किसान टीवी खुलेगा, इसके लिए भी 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में कृषि यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। हरियाणा तेलंगाना में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। किसान हेल्थ कार्ड की भी योजना है, उसके लिए भी 100 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों को कृषि बाजार विकसित करने के लिए उत्साहित किया जाएगा। किसानों को किसान विकास पत्र फिर से मुहैया कराया जाएगा। जो उनकी खेत की उपजाऊ क्षमता है उस आधार पर जो खेत सेहत कार्ड पहले कहा जा रहा था, मिट्टी की सेहत को देखते हुए कार्ड इशू किए जाएंगे, और उसके बाद किसान विकास पत्र फिर से शुरू होगा। कृषि क्षेत्र हमने आपको दिखाया, आयकर के हिसाब से क्या है, और कुछ और नई चीजें हम आपको दिखा देते हैं। 4 नए एम्स खोले जाएंगे, 5 नए IITs होंगे, 5 नए IIM बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में ये कदम हमारे सामने दिख रहे हैं। पूर्वोत्तर को भी खास तवज्जो दी गई है। पूर्वोत्तर में एम्स जैसे 4 संस्थान बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री के ये जो ऐलान है उसमें शामिल है आंध्र प्रदेश और राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय बनेगा। कृषि के लिहाज से किस तरीके से शोध की वहां पर जरूरत है, किस तरीके से शिक्षा की जरूरत है, उसकी वकालत की गई थी। FTII पुणे कोलकाता को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर की खेल अकादमी बनेगी। खेल को लेकर भी कुछ ऐलान हुए हैं, और जहां तक सस्ता महंगा का सवाल है, वहां पर खेल से जुड़े जो उत्पाद हैं वो सस्ते भी होने के संकेत दिए गए हैं। FDI की बात हम कर लेते हैं। दरअसल खर्च की बात काफी की है वित्त मंत्री ने, लेकिन बहुत सारी चीजें निर्भर रहेंगी कि आपके पास आय कहां से आ रही है। कई क्षेत्र में FDI जरूरी है, ऐसा कहा अरुण जेटली ने, और उन क्षेत्रों के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। बीमा क्षेत्र में 49% FDI का प्रस्ताव दिया गया है, और स्मार्ट सिटी का भी जिक्र किया गया है। स्मार्ट सिटी का जिक्र किया गया था, और उसके लिए बताया गया कि स्मार्ट सिटी के लिए FDI का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने इसे प्रस्तावित किया है। रक्षा क्षेत्र में भी 49% FDI का प्रस्ताव है। ये सारी चीजें हैं जो चर्चा में थी लगातार, लेकिन बजट में जब सामने आई हैं तो वो अब चर्चा का विषय है। 100 शहरों के लिए 7,000 करोड़ का प्रस्ताव है। स्मार्ट सिटीज बनाई जाएंगी। ये बताया जाता है विदेशी सिटीज की तर्ज पर होंगी। यहाँ पर तमाम तरह की सुख सुविधाएं होंगी, और उन्हीं चीजों को देखते हुए 100 शहरों जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है उसके लिए 7,060 करोड़ का प्रस्ताव है। अब गंगा, जिसके लिए
नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी बातें कही थी, बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन कोई ठोस ऐलान नहीं था। लेकिन गंगा में जहाज चलाने की योजना है और ये जो जहाज चलाई जाएगी वो इलाहाबाद से होकर हल्दिया तक ये पानी के जहाज चलेंगे। 6 साल में गंगा जल मार्ग विकास के लिए 4,200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 6 साल में गंगा जल मार्ग विकास योजना पूरी की जाएगी। गंगा सफाई पर बहुत जोर था, लेकिन उसके लिए नमामि गंगा प्रोजेक्ट को 2,037 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। बजट की जो तस्वीर हमारे सामने है वो हम एक एक करके आपके सामने खोल रहे हैं। इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं अपनी सहयोगी अंजना कश्यप के पास, जिनके साथ इस क्षेत्र से जुड़े हुए एक से बढ़कर एक दिग्गज हैं। अंजना, इनके बाजू में बैठा हुआ है, वो 100% कांग्रेस है। बिल्कुल हम मौजूद हैं इस वक्त सीआईआई में और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि इस बजट के जरिए क्या आम आदमी का सपना पूरा होगा, क्योंकि अच्छे दिनों का वादा उसी को दिखाया था नरेंद्र मोदी ने देश के कोने कोने में घूमकर। और इसीलिए इस बजट में मोदी की कितनी है छाप और अरुण जेटली ने क्या किया है जिससे बेहतर दिन आ सके, बेहतर से ज्यादा अच्छे दिनों का वादा है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे एडिटर इन चीफ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे, शेखर गुप्ता जी, जो कि सवाल दागेंगे और यहाँ पर तमाम लोगों से राजनीतिक नजरिया, बिजनेस जगत के नजरिए से जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और सरकार की तरफ से भी हमारे पास नुमाइंदे हैं। खास मेहमान पीयूष गोयल साहब हमारे साथ, ऊर्जा मंत्री मौजूद हैं। लेकिन शुरुआत में इधर से करती हूँ, राहुल बजाज जी, जो कि बेबाकी से हर किसी के बारे में बोलने के लिए जाने जाते हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद हमारे साथ सुभाष गोयल जी हैं, जो कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स को हेड करते हैं। उसके बाद हमारे साथ सुशांत सिन्हा साहब हैं, जो कि आपको नजरिया देंगे। फिर सुमान सिन्हा साहब हमारे साथ हैं और उसके बाद हमारे साथ और भी कई खास मेहमान हैं। अरविंद बिरमानी साहब, इकोनॉमिस्ट जाने माने, हमारे साथ हैं। जयंत सिन्हा जी हमारे साथ हैं। जयंत से एक नया नजरिया समझने की कोशिश हम करेंगे इस पूरी बातचीत में। मोहित गोयल जी हमारे साथ हैं, जो कि सीईओ हैं अमैक्स ग्रुप के। सुनील अलग साहब, एक और ऐसे शख्स जो कि अपने शब्दों के जरिए बांध चलाने के लिए जाने जाते हैं। राशिद अली जी, खास मेहमान कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और अब इस पूरी चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ पीयूष गोयल जी। अच्छे दिनों का वादा और उस वादे में कितना दम इस बजट के जरिए। मुझे पता है कि आप 1, 2, 3, 4 करके बहुत सारी अच्छी चीजें गिनाएंगे, लेकिन मैं सवाल उस आम आदमी के नजरिए से आपसे पहला पूछना चाहती हूँ जिसको महंगाई से राहत चाहिए थी। वो होगा? मुझे लगता है ये बजट एक पहला पड़ाव है जिसमें पॉलिसी, नीतियां और नियत दोनों के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। अरुण जेटली जी के पास 40 दिन थे जिस पीरियड में उन्होंने बजट बनाया। उस पीरियड में उन्होंने देश के सामने जो समस्याएं हैं उसमें किस प्रकार की आधारभूत चेंजेस, परिवर्तन लाने की आवश्यकता है और किस प्रकार से एक रोड मैप क्रिएट करें, जिस रोड मैप पे चलते हुए हमारे कार्यकाल में हम जो हमने वादे किए हैं हमारे मैनिफेस्टो में, उन वादों पे खरे उतरें। चाहे वो बिजली का वादा हो, चाहे वो सामान्य आदमी के लिए घर का वादा हो, चाहे नौकरियों बढ़ाने का वादा हो, कीमतों पे नियंत्रण लाने का वादा हो। मुझे लगता है इन सब वादों को पूरा करने के लिए अरुण जेटली जी ने इस बात को समझा कि जब तक आर्थिक विकास तेजी से नहीं होता है, जब तक भारत में मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ नहीं होती है, उत्पादन नहीं बढ़ता है, जब तक भारत में निवेश नहीं आता है, भारत के अंदर और विदेश दोनों से, तब तक ये विकास पे नहीं बढ़ेगा। विकास नहीं बढ़ेगा तो नौकरियां या जॉब क्रिएशन नहीं होगी। नौकरी नहीं मिलेगी तो सामान्य आदमी सरकार के ऊपर निर्भर रहेगा। मुझे लगता है अगर सामान्य आदमी को सेल्फ रिलायंट बनाना है, नौकरियां देनी है, तो हमें विकास की दर को तेजी से बढ़ाना होगा, जिसके लिए ये बजट एक तरीके से एक लॉन्ग टर्म विजनरी रोड मैप पेश करता है। साथ ही साथ सामान्य आदमी में की जो सुविधाओं की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे उसको अफोर्डेबल हाउसिंग हो, उसके लिए एडिक्वेट मेजर में जॉब अपॉर्चुनिटीज या एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज हो। मुझे लगता है इन सब विषयों को बड़ी खूबसूरत तरीके से कम समय में समझते हुए एक रोड मैप ले किया है। और इस रोड मैप पे हम सब मंत्री अपने अपने मंत्रालय में खरे उतरें, ईमानदारी से और जिम्मेदारी से काम करें, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सप्लाई साइड पे फोकस करके महंगाई भी कम होगी, नौकरियां भी बढ़ेंगी और एक तरीके से देश में एक हरियाली का वातावरण
किसानों के लिए, कामगारों के लिए, गरीबों के लिए, मध्यम वर्गियों के लिए, पूरे 125 करोड़ जनता के लिए आगे आने की पूरी बेसिक फ्रेमवर्क आज ले डाउन की गई। कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ये देख लीजिए नियति की इसी वक्त यहाँ पर कोई दिक्कत आ गई हमें बिजली के उनको समझ आ गया कि बिजली के मंत्री बोल रहे हैं। ये कंस्पिरेसी है। नहीं, ये अच्छा मेरे लिए आईना है। जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर कर दीजिए। शेखर, इट इज बिकॉज राहुल बजाज वाज गोइंग टू स्पीक, नथिंग टू डू विद पीयूष। अच्छा, वो सिस्टम वाज नॉट एबल टू हैंडल द वोल्टेज। It is not good sign for the budget. Is it? Yeah, the day is it on air or it's off air? They've just gone upstairs. Be careful. The day we were told we were getting sworn in. We met in the morning with the Prime Minister. So we flagged it off कि आज बारिश आने का संकेत है. The Met prediction was बारिश आ सकती है. He said, don't worry, मेरी जिंदगी में कोई भी काम आसानी से नहीं हो. मुश्किलों का सामना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ. तो बारिश आएगी तो भी स्वेरिंग इन होगा. करेक्ट, बट बारिश really an auspicious sign. ब्लेस्ड। बट जब नहीं हुई बारिश तो फिर क्या कर सकते हैं उसके बारे में? तो हम लोग ऐसे ही बकवास करते रहेंगे, टीआरपी बढ़ जाएंगे। ये हिंदी में ट्रांसलेट करना, वी थिंक इन इंग्लिश इज क्वाइट अ चैलेंज. यही तो ये अंजना इज गोइंग टू रियली टेक माय व्हाटएवर कैपेबिलिटी. बड़ी बड़ी बातें जो इस वक्त बजट में दिख रही हैं वो इस वक्त हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं. स्मार्ट सिटी के लिए भी एफडीआई का प्रस्ताव है, जो बड़े बड़े प्रस्ताव किए गए हैं जिसमें एफडीआई की बात की गई है इस बजट के जरिए. वो तमाम बिंदु हम आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए रक्षा क्षेत्र में ये 49% बातचीत को आगे बढ़ाते हैं. अब गोयल साहब, बड़े सही टाइम पर बिजली चली गई, जो दिक्कत आपने दिल्ली में आते ही जिसका सामना किया था. लेकिन राहुल बजाज जी, जिस खूबसूरती का वो जिक्र कर रहे हैं वो खूबसूरती आपको दिखती है क्या? वो कह रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत बजट है और अब तो बस रास्ता बन गया. जो कुछ कहा उन्होंने अपने भाषण में, मैंने सोचा कि इसमें कुछ ढूंढूं. मैं चाहता हूँ हरदम कि नेगेटिव बोलना, एंटी एस्टैब्लिशमेंट हूँ मैं, इसीलिए पॉजिटिव बोलने में बड़ी शर्म आती है मेरे को. फिर मेरे को मिला नहीं कोई आसानी से. आई मस्ट एडमिट आई एम वेरी वेरी डिफेंसिव टुडे. दो तीन चीज बोल सकता हूँ, ये नहीं किया, ये नहीं किया, छोटी चीज है. जीएसटी का टाइमलाइन नहीं दिया, खर्चा नहीं हटाया. अगर ये पॉजिटिव बोले तो इनको कोई सीरियसली लेता भी नहीं है. लोग फिर बोल के फायदा नहीं, झूठ बोल रहे हैं. बट जीएसटी सेट बाय एंड दिसंबर. आप क्या बोल रहे हैं? जीएसटी, आई हैव गॉट अ फुल लिस्ट के क्या कहा उन्होंने बजट पे. जीएसटी बाय एंड दिसंबर दिस ईयर. तो टाइमलाइन है एकदम. टाइमलाइन इज देयर ऑन जीएसटी. वेदर ही अचीव्स इट वी हैव टू सी. बट उन्होंने टाइमलाइन दिया है सारे में. ठीक है. मोस्ट प्लेसेस में टाइमलाइन मुझे नहीं दिखा है. जीएसटी में उन्होंने दिसंबर का एक इंडिकेशन दिया है. इट इज नॉट अ कमिटमेंट. आई डोंट एग्री विद सुनील. सो स्पेसिफिसिटी इज लैकिंग. बट एज क्या नाम पीयूष सेड कि भाई 45 डेज हुआ है, नया बजट है. They did inherit a lot of problems, high fiscal deficit, an empty treasury and all that. So what do you expect? You can't expect magic. I'm waiting for implementation. अब 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, सेफ साइड मार्च तक देखिए क्या हुआ. ठीक है, ये तो 5 साल के लिए आए हैं. हाँ, इन बिटवीन असेंबली इलेक्शन जरूर आएंगे. तो ये इम्प्लीमेंट ये ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे तो दे हैव टू एक्सप्लेन. ये नहीं कि कोई मर जाएंगे, पर दे एक्सप्लेन. बट ठीक इम्प्लीमेंटेशन होता जाएगा तो क्रेडिबिलिटी बढ़ती जाएगी ना गवर्नमेंट की. चाहे वो पीयूष गोयल है, चाहे वो अरुण जेटली है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है. पर दो चीजें, छोटी मोटी चीजें हैं, एक बड़ी और एक छोटी है. अब सीएसआर एक्सपेंडिचर के लिए हम बोल रहे थे उसको अलाउ कर दो इनकम टैक्स में. क्यों करना चाहिए? ठीक है, नहीं किया. तो दे डिडंट अलाउ. इट्स प्री टैक्स नॉट आफ्टर टैक्स. वो पहले से था प्री टैक्स. अब हमने बोला अलाउ करो, नहीं किया. अब आई हैव टू फाइंड थिंग्स जो नहीं हुई है. सेकेंड, दैट्स अ वेरी मेजर थिंग फॉर एनी गवर्नमेंट टू डू. 65 साल से नहीं हुआ इज लेबर रिफॉर्म. क्योंकि ये गवर्नमेंट ऐसी आई है, क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशन थे इस प्राइम मिनिस्टर से, वो भी एक एक्सपेक्टेशन था. कुछ सॉफ्ट होगा, हायर एंड फायर बोलना ही गड़बड़ है. पर हमारे फ्रेंड वसुंधरा राजे ने कुछ किया है वहां पर राजस्थान में. अब यूनियन लोग घबराएंगे, गड़बड़ करेंगे तो पीयूष बोलेगा कि सब स्ट्राइक हो जाएगी तो आप क्या करेंगे. पर यही तो कारण हमें 65 साल से दे रहे थे ना लोग.
इसके लिए कुछ तरीका इनको करना पड़ेगा ओवर ए पीरियड ऑफ 6 months 12 months कि लेबर रिफॉर्म कुछ भी बोलो उसको, फैक्ट्रीज एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, स्टेट है, सेंटर है, कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ना जरा मुश्किल होगा। नॉट दैट एनी वन थिंग डिटर्मिन्स एवरीथिंग, ये बात नहीं है, बट वो जरूर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो जिसके लिए हमको सुनना चाहते थे, हम सुन नहीं पाए। ठीक है, राजशेखर जी चाहती हूँ कि आप भी अगर किसी से आपको कुछ सवाल करना हो आप बीच में करें। राशिद जी, विपक्ष की आवाज ये भी उतनी ही जोरदार तरीके से बोलते थे, मैं इनके पास पहले चली गई, लेकिन आपको मुख्य बिंदु क्या दिखते हैं, कहां पर कमियां दिखती हैं? देखिए, मैं कहूंगा कि जो वादे बीजेपी के नेताओं ने और खासतौर से नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन के वक्त किए थे, ये बजट उस दिशा में नहीं जाता। ये जरूर है, पीयूष मेरे दोस्त हैं, इन्हें बुरा लग सकता है, गरीब आदमी से जो वादा किया वो आपने पूरा नहीं किया, लेकिन जो कॉरपोरेट से वादे आपने किए वो आपने पूरे कर दिए। ये बजट कैसा बजट है? डायमंड सस्ता होगा और बाकी चीजें महंगी होंगी। आपने कहा है कि 3.6% आप रोकेंगे डेफिसिट को, फिस्कल डेफिसिट को, क्या ये संभव है? चुनाव पूरा साल होते होते आप देखेंगे फिजिकल डेफिसिट कहीं से कहीं चला जाएगा। आपने कहा था कि एजुकेशन पे चाइना 20% जीडीपी खर्च कर देता है। हालांकि अब मुझे बोलने दीजिए, फिर आप कहिए ना। आपने डायमंड से कम में क्या बढ़ाया है? नहीं, आपको शायद थोड़ी पढ़ने में सुनने में गलती हुई होगी। पैरा 224 में पहले आपने टैक्स एग्जेम्प्ट रखा था, इन्होंने तो टैक्स लगाया है डायमंड पे। सिर्फ आपकी जानकारी ठीक करनी थी। और वो चाइना पे उनकी 20% ग्रोथ की उन्होंने अपोलोजाइज किया कि वो गलती हो गई, आप उसके ऊपर ही लटके हुए हैं, लटकते रहिए सालों भर। 20% ग्रोथ इन द ग्रोथ ऑफ एक्सपेंडिचर। यस, और उन्होंने एक गलती की थी तो यू कांट कीप, उन्होंने अपोलोजाइज कर दिया है, उसके ऊपर आप क्या चल रहे हैं? मेरे ख्याल से आपने बीजेपी सपोर्टर्स की तादाद यहाँ ज्यादा बुलाई। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी बारी ये बोले और उसके बाद अरविंद ब्रह्मानी वरना बीजेपी के ना कांग्रेस के न्यूट्रल आवाज आ जाएगी। और वो साइंसदान भी हैं, इकोनॉमिक्स के जिसे भी साइंसदान। बोला, देखिए मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जितनी इकोनॉमी में जानता हूँ इसमें मैं कह सकता हूँ कि ये बजट देश के अंदर महंगाई पैदा करेगा। इस बजट से आम आदमी परेशान होगा। आपने कहा है कि इसके नतीजे 3-4 साल के बाद नजर आएंगे। पहले ही कह दिया फाइनेंस मिनिस्टर ने, 4 साल का इंतजार कीजिए। और सबसे खतरनाक बात जो है, फाइनेंस मिनिस्टर ने कही कि हम सब्सिडी को कम से कम कर देंगे। इस देश के अंदर जहां 3% लोग इनकम टैक्स देते हैं, राहुल बजाज जी जानते होंगे मुश्किल से 50 लाख लोग हैं इस देश के अंदर जिनकी आमदनी 10 लाख रुपए से ज्यादा है। उसमें आप सब्सिडी खत्म कर देंगे, आप पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी खत्म करेंगे, आप फूड की सब्सिडी खत्म करेंगे। इस देश का गरीब आदमी कैसे रहेगा? ये एक आइडियल सिचुएशन है जब आप सब्सिडी खत्म कर दें, हर चीज पे खत्म कर दें। मैं मानता हूं वो आइडियल सिचुएशन है, लेकिन इस देश के अंदर खत्म नहीं की जा सकती है। आपने फूड सिक्योरिटी की तारीफ की, क्या आपने उसमें आपने कोई अगला कदम उठाया? ये तो हमने शुरू किया था, आपको आगे जाना चाहिए था। और जो पॉजिटिव कदम आपने उठाए वो सारे वो है जो यूपीए की सरकार ने उठाए थे, चाहे वो नरेगा है, चाहे प्राइम मिनिस्टर सड़क योजना है, चाहे जितनी भी योजना है। और यहाँ पे पीयूष, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ है, प्रधानमंत्री देश के हैं, सिर्फ अहमदाबाद के नहीं है, सिर्फ बनारस के नहीं है। बनारस के बुनकर्स को आपने 50 करोड़ रुपए दिए। बुनकर्स तो और जगह भी रहते हैं, उन बुनकर्स का ख्याल कौन रखेगा अगर आप सिर्फ बनारस के बुनकर्स का ख्याल रखेंगे? आपने कहा कि मेट्रो चलेगी जहां पे 20 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होगी, लेकिन मेट्रो कहाँ चला रहे हैं? अहमदाबाद के अंदर चला। नो, कानपुर लखनऊ चलाने वाले हैं। प्लीज, आप गलत कह रहे हैं, पूरा आपने बजट नहीं सुना। अहमदाबाद और लखनऊ, कानपुर लखनऊ में शुरुआत कर रहे हैं। अगर ये बजट किसी के लिए किसी के फेवर में है तो वो सामान्य आदमी, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए है, क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था सुधरती है। और जो उन्होंने रोड मैप ले किया है कि पॉलिसी स्टेबिलिटी होगी, निवेशकों को अट्रैक्ट किया जाएगा भारत में उत्पादन बढ़ाने के लिए, उसका लाभ होगा कि महंगाई कम होगी जब उत्पादन बढ़ेगा, उसका लाभ होगा कि नौकरियां मिलेंगी लोगों को। और जो सब्सिडी और डोल्स के ऊपर आपने उनको एक तरीके से अफीम खिला के काम के लायक नहीं रखा,
उसके बदले हम चाहते हैं उनको सेल्फ सस्टेनिंग बनाएं, उनको अपने पांव पे खड़ा करें, उनको नौकरियां मिले, उनको सरकार के मोहताज ना रहना पड़े, वो अपने पांव पे खड़े हो सके। एक चीज ये सरकार के इस समय मेरे ख्याल अरविंद को बीच में लाते हैं। But let's not change the subject on the आम आदमी। सब्जेक्ट On the आम आदमी, let me tell you what are the benefits. एक मिनट ठहरिए, सब्जेक्ट वही है। अरविंद, आप तो इकोनॉमिस्ट हैं, आप ये बताइए कि इनकी जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि 3.6% फिजिकल डेफिसिट वो घाटा नहीं मेंटेन कर पाएंगे, घाटा बढ़ेगा। इस साल 4.1 है, कोई फैक्ट्स पे तो राइट। How are you going to 3% just 3 years later यार? तो 4.1 को मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं? और दूसरी बात, इसमें कोई सब्सिडी काटने की कोई इतनी बड़ी बात कही गई है, और सब्सिडी कौन सी काट सकती है, कौन सी नहीं काट सकती है? तो वेरी ब्रीफली पहले ये हमें समझना चाहिए, आम आदमी को समझना चाहिए कि पिछले 7 साल में तकरीबन एवरेज इन्फ्लेशन 9% रही है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई रिमेंबर इन अ लॉन्ग टाइम कि इतनी हाई इन्फ्लेशन कंटिन्यूअसली इतने साल रही है। दूसरा, जो आपका ग्रोथ है वो पिछले 2 साल से तकरीबन 4.6% रहा है। ये भी कई साल हो गए हैं जो मैंने इसको देखा था। तो ये लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ 0 थी, मैन्युफैक्चरिंग तकरीबन 0-1% दोनों, अनलेस अगर ये चेंज नहीं करेंगे तो जॉब्स भी नहीं होंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। और दैट ब्रिंग्स मी टू योर क्वेश्चन। तो एक चीज पहले जो करनी पड़ेगी, जो सारा दुनिया देश बाहर सब देख रहे हैं, वो है फिस्कल स्टेबिलिटी। क्योंकि फिस्कल स्टेबिलिटी के बाद कुछ के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आपने सब भूल गए हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट 4.5% चला गया था। वेरी डेंजरस टॉक था कि डाउनग्रेड कर देंगे जंक स्टेटस। करंट अकाउंट डेफिसिट का उसको कंट्रोल किया है पिछले साल थोड़ा कंट्रोल। करंट अकाउंट जो हमारा विदेशियों से बाहर की जो घाटा कम होता है कि विदेशों से पैसा आता है, और जो हम इम्पोर्ट करते हैं वो करने के लिए खर्च करते हैं, उसका जो फर्क होता है वो हम ज्यादा खर्च कर रहे थे बाहर। तो और उसी से रुपया कमजोर हो रहा है। हम मानते हैं कि पिछले साल ये कम हुआ है 1.7, विच इज वेरी गुड, बट प्रॉब्लम इज ये सस्टेन नहीं होगा। ये जो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल, जब तक ये फिस्कल ठीक नहीं होता। तो ये जो 4.1 है ये सरप्राइज है फ्रैंकली। कई लोग कह रहे थे कि ये 5% होगा लास्ट और शायद वहीं पे रुक जाए। तो जो फिस्कल है वो क्लियरली इट्स ऑन द राइट पाथ। ऑब्वियसली हम देखना होगा कि अगले साल क्या होता है और क्यों, बट अभी तक तो ये ठीक पे है। और दूसरी चीज है जो ग्रोथ के लिए बेसिकली, जहां तक मुझे, क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए थे, सारा कुछ पढ़ा नहीं है, पर बेसिक जो थ्रस्ट इन्वेस्टमेंट पे दिया है वो फाइनेंशियल सेक्टर में FDI, पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे कुछ है, वो डिस्कस कर सकते हैं। PPP पे है, FII का कोई रिस्ट्रक्चरिंग है, मैं जस्ट मेंशन करना चाहता हूँ, कुछ KYC पे एक्सेट्रा। दैट विल गिव अ थ्रस्ट टू इन्वेस्टमेंट। एंड क्योंकि पीयूष जी को कहीं और भी जाना है, इसलिए 1-2 सवाल इनसे शेखर जी पहले कर लें। और मैं चाहती हूँ कि जो सवाल आपका सवाल सबसे ज्यादा जानते हैं टूरिज्म के बारे में। हाँ, टूरिज्म पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले पीयूष जी को जाना है, तो पीयूष जी से 1-2 सवाल और कर लेते हैं हम। शेखर जी, जो सवाल आप वहां पर पूछ रहे थे वो सवाल में से, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सब्सिडी अफीम है, अफीम हटाइए, जनता को कड़वी दवा दीजिए। और हमने कड़वी दवा की बात आत्मनिर्भर बनाइए, आत्मनिर्भर और कड़वी दवा में फर्क है। उसी से आगे ले जाते हुए मेरा सवाल आपसे ये कि इन्होंने पहले कहा था, शेखर जी ने अभी हमारी बातचीत में, कि ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ये नॉन परफॉर्मिंग NPA ना बन जाए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उसके लिए आपके पास क्या है? इस बजट के जरिए आप कौन सा इंजेक्शन दे रहे हैं? मेरे पास जो सबसे बड़ी बात है वो नेतृत्व की विश्वसनीयता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तभी चल सकता है जब प्राइवेट सेक्टर को विश्वास हो कि सरकार जो जो कमिटमेंट देती है, जो जो कहती है, उस पर खरी उतरेगी। आज जो तकलीफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आई है वो इसलिए आई है कि जो बेसिस पे ये प्रोजेक्ट्स दिए गए, वो बेसिस ही कोर्ट्स में चैलेंज हुआ और पता चला कि शायद इसके पीछे भ्रष्टाचार रहा या नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रहा। दूसरी बात उसमें ये सामने आई कि सरकार में विल टू परफॉर्म नहीं था, चाहे वो राइट ऑफ वे मिलना समय पे, चाहे उसकी फाइनेंशियल क्लोजर होना, एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलना। एक मंत्री दूसरे मंत्री से बात नहीं करता था, कागज कार्रवाई करता था। आज ऐसी सरकार आपके पास है देश में जहां मंत्री मोबाइल पे, फोन पे बात करके एक एक विषय का सुलझाने का काम करते हैं। दिस इज अ कंप्लीटली सीमलेस गवर्नमेंट जो कंपार्टमेंट्स में काम नहीं करती है, जो एक दूसरे के साथ मिल के काम करती है, हर एक विषय, हर एक मीटिंग में चीज सुलझाने का काम करती है।
ऐसी व्यवस्था में निवेशकों को भी और उत्पादन करने वाले क्षेत्र के पीपीपी में आए हुए लोगों को सबको विश्वास है कि आज एक सरकार है जिसके साथ हम काम करेंगे तो जनता को समय पे टाइम पे चीजें मिलेंगी, सुविधाएं मिलेंगी। और रेल बजट एक तरीके से सरकार के थिंकिंग का एक प्रतीक था जिसमें हमने पॉपुलिस्ट नई लाइंस अनाउंस करने के बदले कहा कि हमारे पास पैसे कम है, हम उस कम पैसे से कैसे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करें और जनता तक उसका लाभ हो, उपलब्धि मिले लोगों को उसकी, उस पर फोकस करेंगे। खास तौर पर आपके मंत्रालय से चूंकि सुविधाओं की बात आपने की है, तो आंधी तूफान और गर्मी बहुत ज्यादा हो जाने से किल्लत तो नहीं रहेगी, उसका कुछ रोड मैप है आपके पास? एग्जैक्टली कि हम 24 घंटे बिजली तक पहुंचेंगे कैसे? वास्तव में अगर सबसे ज्यादा कोई खुश है इस बजट से तो मेरा मंत्रालय है। ऊर्जा के 3 विभाग हैं, कोयला, ऊर्जा और अपारंपरिक ऊर्जा। कोयले के लिए हमने एक रोड मैप बनाया है, कैसे उसका उत्पादन बढ़े, क्वालिटी सुधरे, वॉशरीज लगेंगी, क्रशर्स लगेंगे, लोगों को परचेजर विल बी कंसिडर्ड एज द किंग, कस्टमर इज किंग, वो क्वालिटी चेक करके उसको कोयला मिलेगा। और रैशनलाइजेशन ऑफ कोल लिंकेज से कैसे हम रेलवेज को भी अनक्लॉग करके कोयला पहुंचा सके, जहां तक उसकी जिक्र की गई है बजट में। दूसरा है पावर के क्षेत्र में जनरेटिंग कैपेसिटी है, उनको फ्यूल नहीं है, फ्यूल लिंकेज नहीं है और उसका ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। पीयूष, मैं आपको थोड़ा अगर बीच में रोकूं, क्षमा कीजिए, ये सब तो है, ये तो लेकिन डिटेल की बात है। जो सब लोग सोचते थे, खास करके हमारे जैसे लोग जो कि रिफॉर्म इकोनॉमिक्स में विश्वास रखते हैं, अरविंद विरमानी भी उसमें हैं, जैन भी उसमें हैं, और भी सर हम भी उसमें हैं, आप भी उसमें हैं। हाँ, सबसे आगे तो आप उसमें हैं। तो हमको एक उम्मीद थी कि इस बार कोई थैचर या रेगन की तरह का कुछ बड़ा लिबर्टेरियन स्टेटमेंट होगा कि जब आपने पहले वायदा दिया लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, इस बजट में उल्टा है। इस बजट में है कि और भी गवर्नमेंट, लेकिन हम गवर्नमेंट अच्छी चला के दिखाएंगे। वो मैं सच बात बताता हूँ, इस देश में कोई यकीन नहीं करेगा। नहीं, पर मुझे ऐसा कुछ इस बजट में, पहली बात तो आई एम सो हैप्पी आपने कहा कि ये तो मैटर ऑफ डिटेल है। कुछ देर पहले आप ही के एक दूसरे चैनल में लोग मेरे ऊपर हमारे बजट पे आरोप लगा रहे थे कि डिटेल नहीं है। तो आपने ये बहुत सही कहा, बजट कब इतना डिटेल में नहीं जाता है। मैं तो बता रहा था कि एक एक मंत्री को अपने डिटेल में काम करना पड़ेगा। बजट एक पॉलिसी स्टेटमेंट, लेकिन इसमें इसी तरीके से जैसे पीयूष देखो, जैसे 1991 का बजट था मनमोहन सिंह का, या 1997 का, 97 का था, 96 जो चिदम्बरम का बजट था, उसमें VDIS। उन बजट्स में जो एक स्टेटमेंट था कि थ्रस्ट का, रिफॉर्म का, कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, वो नहीं है। नहीं, पर क्या जरूरी है कि स्टेटमेंट करना या जरूरी है कि उस पर कार्यान्वयन? नहीं, देखो उनमें स्टेटमेंट भी था, दोनों में इंटेंट भी था और फॉलो भी हुआ। आप इसमें स्टेटमेंट देखिए, पॉलिसी स्टेबिलिटी, ये इतने वर्षों में कभी नहीं आई ऐसा कमिटमेंट सरकार की तरफ से कि देयर विल बी पॉलिसी स्टेबिलिटी। FDI, टैक्स टेररिज्म के बारे में कभी जनता ने कोई सुना नहीं है सरकार को वादा देते हुए कि हम टेररिज्म नहीं होने देंगे। टैक्स से फाइनलिटी, लेकिन इसे सरकार के काम में फाइनलिटी है। इसमें सुनना ये हमें जो इच्छा थी सुनने की वो ये थी कि अब टैक्स का जो विभाग है वो एक बार अगर हाई कोर्ट में अपील हार जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। वो है, आपने शायद मिस किया, ट्राइब्यूनल में हार जाएगा तो कोर्ट में नहीं जाएगा। इसमें 2-3 प्रावधान है। एक तो एडवांस रूलिंग जो पहले सिर्फ विदेशियों के लिए, लेकिन अब भारतीयों के लिए भी है। दूसरा टैक्स सेटलमेंट कमीशन का प्रावधान है कि फाइनलिटी टू टैक्स। देखिए पीयूष, लेकिन जो आम आदमी भी कहिए, जो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ में 50 लाख रुपए वाला तो आम आदमी नहीं है सर, आज इस देश में और बहुत। मैं टैक्स पेयर की बात कर रहा हूँ। उसको जब टैक्स विभाग का नोटिस आता है तो उसको एक तो नोटिस अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने के 18 महीने के बाद आता है जी। फिर उसका जो स्क्रूटनी, जब उसकी जांच पड़ताल होती है, उसका जो पीरियड है वो एक और 15 महीने का है। तो 18 और 15 33 महीने के बाद उसका फैसला होता है। अगर फैसला उसके विरुद्ध जाए तो उसको टैक्स भी लगता है, उसको ब्याज भी लगता है, पेनल्टी भी लगती है। तो सब इस खौफ में रहते हैं कि इससे चाहे मेरा अच्छा केस भी हो, इसमें डिफेंड करने के बजाय जान छुड़ाऊं, किसी को पैसे देके निकल जाऊं। और पैसे किसको मिलते हैं? वो सुनिए मेरी बात, वो टैक्स विभाग को मिलते हैं, सरकार को नहीं मिलते हैं। क्योंकि उसको डर है कि अगर मैं जीत भी गया यहाँ पे तो ये जाके
मुझे अपील में भेज देगा, अपील के बाद मुझे कमिश्नर के पास भेजेगा, कमिश्नर के पास मुझे ट्रिब्यूनल में भेजेगा, ट्रिब्यूनल के बाद मुझे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और उसमें भी मैं जीत गया तो रिट्रोस्पेक्टिव लॉ अमेंड कर देगा। तो जो ईमानदार टैक्स देने वाला है वो टैक्स विभाग के, उसमें टेररिज्म हो या ना हो, आपका जो सिस्टम है वही टेररिज्म है। आपने सबसे अच्छी बात करी कि इस बजट में रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो है सबसे पहले आगे से नहीं लगाया जाएगा। नहीं, ये तो इतना भी क्लियर नहीं है। सिर्फ इस पॉइंट से सुनील, ये दिल्ली शहर है, कोई सरकार पार्लियामेंट का रिट्रोस्पेक्टिव लॉ बदलने की अथॉरिटी को नहीं ले सकती अगर वो संविधान में संशोधन बड़ा क्लियर गवर्नमेंट हैज द पावर टू डू इट। What he is saying is we have the right to. Parliament is sovereign. Parliament has to do it. Parliament is to undertake retrospection legislation is unquestionable. However, हम नहीं करेंगे. This power has to be exercised with extreme caution and judiciousness. तो यही है चोर रास्ता छोड़ दिया ना on the economy. यही शेखर जी कह रहे हैं, चोर रास्ता छोड़ दिया। Government will not ordinarily bring any change. That's right. तो एक ये आप देखिए, ये आपके पहले यूपीए ने जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था लेफ्ट के साथ में, जिसको मैं ट्रीटी ऑफ वर्साई कहता हूँ, जैसे वो वर्साई की संधि कभी चलने वाली नहीं थी, तो उसमें एक लिखा था कि प्रॉफिट मेकिंग जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, दे विल नॉट बी ऑर्डिनरीली डिसइन्वेस्टेड। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि आपने जो एक चोर रास्ता बचा लिया, एक चोर रास्ता बचा लिया जिससे जंग करना। लुक एट दिस होल थिंग इन अ पर्सपेक्टिव। एक अगर आप निकाल के देखेंगे तो लगेगा कि भैया ये क्यों नहीं ऐसे बोला, लेकिन आप पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी देखिए, अगर 4-5 क्लियर स्टेटमेंट होते हैं, कंक्लूसिव नहीं है। मैं नहीं सोचता कि बजट बहुत खराब है, मैं समझता बजट ठीक ठाक, लेकिन अगर 5-7 ऐसे स्टेटमेंट होते तो उससे शर्माए क्यों? अभी नहीं करेंगे, ये तो पावर प्ले के पहले 4 ओवर है T20 में। देखिए मुझे लगता है कि देखिए अल्टीमेटली क्योंकि कभी कई लोग बोल भी नहीं पाए हैं, जरा शुरुआत करते हैं। चलिए गोयल साहब जल्दी से। प्योरली फ्रॉम द टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, जो एक इलेक्शन मैनिफेस्टो में बीजेपी ने टूरिज्म को 5 पिलर्स कहा था विजन के मोदी जी के, वो इन्होंने आज इंप्लीमेंट करा है। टूरिज्म इंडस्ट्री के पॉइंट से दिस इज द बेस्ट एवर बजट, क्योंकि पहली बार भारत के इतिहास में ये आया है कि वाई टूरिज्म इंडस्ट्री इस देश की सबसे बड़ी चीज है गरीबी हटाना और जॉब्स क्रिएट करना। लोग कह रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कहा नहीं, कहना जरूरी नहीं है। टूरिज्म से जो ई वीजा आपने इंट्रोड्यूस करा है, ई वीजा से इतनी प्रॉब्लम्स थी इन्वेस्टर्स को, इतनी प्रॉब्लम्स थी टूरिज्म को। आज भारत में सिर्फ 7 मिलियन टूरिस्ट हैं, जबकि हमारे पड़ोसी देश में किसी में 20 मिलियन है, चाइना में 50 मिलियन से ऊपर है। तो अगर इस देश का पूरा करंट अकाउंट डेफिसिट एक टूरिज्म इंडस्ट्री से मैं चैलेंज करता हूं खत्म हो सकता है, क्योंकि ई वीजा से एक साल के अंदर 20 to 30% ग्रोथ होगी टूरिज्म की, और आने वाले 3 साल में मैं गारंटी करता हूं कि 100% ग्रोथ होगी। क्योंकि अभी था कि करोड़ों रुपया हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इन ओवरसीज मार्केटिंग, इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन करा, बट व्हेन द पर्सन एक्चुअली वांट्स टू कम, उसको इतना हैरेसमेंट था। हमारे पास हजारों कंप्लेंट्स आती थी फॉरेन एम्बेसीज में, इंडियन एम्बेसीज में, फॉरेन कंट्री से हैरेसमेंट हो रही है, मिडिलमैन खड़े हो गए हैं। अब आप इलेक्ट्रॉनिकली कहीं पे भी बैठे हुए भारत का वीजा ले सकते हैं। आज सऊदी अरेबिया में ऑयल लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास। कैसे गरीबी हटेगी और रोजगार बढ़ेगा इस बजट से? ठीक है जैन जी, कुछ 2-3 मुख्य बिंदु, उसके बाद फौरन आ रहे हैं सुनील आपके पास। 2-3 मुख्य बिंदु। एक तो वो मिडिल क्लास जो बहुत सारी उम्मीदें रख रहा था, जिसने वोट किया था शायद आपके लिए बड़े पैमाने पर, 50,000 सिर्फ टैक्स में छूट, वो 3 की उम्मीद थी लोगों को उस पर, और उसके साथ जो बड़ी तस्वीर उभर कर आ रही है, जिसमें ठीक है कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन फंडामेंटल्स को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी होगा। क्या वो हो पाएगा? क्योंकि आप सिर्फ ई वीजा दे देंगे तो आएंगे वो उसी हिंदुस्तान में जिसमें टाउट खड़ा रहेगा एयरपोर्ट के बाहर या कहीं पर। इस बजट के द्वारा एक हम लोगों ने एक नई दिशा दी है आर्थिक
आर्थिक व्यवस्था को, यह आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण एक अहम बात है। पहले तो अगर आप आम आदमी के दृष्टिकोण से देखिएगा तो आम आदमी को अपने पॉकेट में 50,000 रुपए एकदम स्पष्ट मिल जाएंगे, क्योंकि जो एग्जेम्पशंस दिए गए हैं उनको अगर आप जोड़ दिया तो आपको 50,000 रुपए मिलेंगे। और वित्त मंत्री जिससे मेरी बात हुई थी पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस पे, उन्होंने मुझे समझाया कि इस प्रकार से अगर आप देखिएगा तो 50,000 रुपए सीधे उनके पॉकेट में चले जाते हैं। तो ये पहली बात हुई। दूसरी बात हुई कि अगर आप आम आदमी को देखिए कि क्या उनकी जरूरत है, एक तो ये है कि आपको नौकरी मिले, दूसरी बात यह है कि महंगाई कम हो। और इन दोनों मुद्दों पे ये जो बजट जो है एक दिशा दिखा रही है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या हाउसिंग हो या कंस्ट्रक्शन हो या अर्बन डेवलपमेंट हो, इन सब सेक्टर्स में इस प्रकार का जॉब क्रिएशन होगा कि वो हमारे जो आम आदमी जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, उनको अवश्य मिलेगा। और साथ साथ जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, यानी कि इन्वेस्टमेंट साइकिल नहीं चल रहा है, ये हो रहा है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अटके हुए हैं, टैक्सेशन के कारण प्रॉब्लम्स हैं, जो बाधाएं हैं जो अभी आर्थिक जो इकोनॉमी में, वो बाधाओं पे भी बहुत जोर शोर से इस पे कार्रवाई होगी और इस कारण इन्फ्लेशन भी कम होगा। इसलिए अगर आप आम आदमी के दृष्टिकोण से देखिए तो आपको चाहे एकदम फटाफट आपको 50,000 रुपए पॉकेट में मिल रहे हैं, साथ साथ महंगाई जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम्स थे वो कम हो रहे हैं, और जो आपको नौकरी रोजगार मिलनी चाहिए इस बजट के द्वारा मिलेगी। वो रोजगार, वो नौकरियां आती हुई दिख रही हैं। हालांकि लोग मैं शुरू से यही कह रहा हूं, शेखर ने मुझे बोलने नहीं दिया। जब आम आदमी के बारे में बात कर रहे थे आप, 37,000 करोड़ ऑन हाईवेज, 14,500 करोड़ ऑन विलेज रोड्स। क्या खास आदमी बजा के बनाएगा वो रास्ते? आम आदमी तो जाके बनाएगा, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। मुझे गुस्सा इसलिए आ रही है, किसी ने डिटेल में कुछ पढ़ा ही नहीं है और लगे हुए हैं सब स्टेबल पे कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूं प्लीज रीड द बजट इन डिटेल, उसके बाद मैं डिस्कशन करूंगा सारे के साथ। अब तो मैं जा रहा हूं। आम आदमी के लिए उन्होंने जो आपने किया, टैक्सेस, एम्प्लॉयमेंट इन ऑल द प्लेसेस, ऑन प्राइम मिनिस्टर्स ग्राम योजना, क्या वो खास आदमी के पास जा रहा है? नदर चाउल, 75,000 करोड़ इन दिस बजट फॉर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। ये पहली बार हुआ है? नहीं, पहली बार हुआ है, पिछले बजट में नहीं। अरे भैया प्लीज, नाउ आई विल फिनिश सेइंग। आपने जो कह रहे थे मैंने नहीं किया। नहीं, जब आप कह रहे हो, 1 सेकेंड, ये इंटरिम बजट है। एक चीज आप सुन लीजिए, एक ये इंटरिम बजट है, यू आर कंपेयरिंग इट टू नेशनल बजट्स ऑफ द पास्ट। फरवरी का बजट आप देखिए, सी व्हाट ही डज। यहां पे आप कह रहे हैं एफडीआई में 49% ऑन इंश्योरेंस, 49% इन डिफेंस। एक ही शॉट में सब हो गया, कोई स्टेटमेंट नहीं आया उनका। अच्छा, एक सवाल पूछूं, आप ही से सवाल पूछूं, क्योंकि आपने इतने डिटेल में पढ़ा है, क्विज कर लेते हैं आपके साथ। 100 नए शहर, कितना बजट दिया है? 100 नए शहर एक साल में नहीं बनेंगे। प्लीज अगेन रीड, अगेन वही पूछ रही हूं आपसे, आप बजट एलोकेशन बताएं ना। नाउ 1 सेकंड, लेट मी टेल यू ऑन द 7,000 करोड़। 1 सेकंड, लेट मी एक्सप्लेन आपको। फिर 100 करोड़ जिसके लिए आप दिया, 1 सेकंड, 100 करोड़ क्यों दिया? 4 महीने तो पहले निकल जाएंगे आपके डिसाइड करने के लिए कि कौन सा प्लान बनेगा, किसको बनाना है। आपके पास 3 महीने रह जाएंगे खर्च करने के लिए। आप जेटली जाके पूछे 100 करोड़ से ज्यादा आप खर्च कर सकते हैं इस बजट में? कभी नहीं। आपके अगले बजट में देखिए ना फिर क्या करेगा। एक सेकंड, मैं जा रहा हूं अभी, आप लोग एक सवाल मैं पूछूंगा, एक सवाल पूछना चाहता हूं। इनका बजट जो इन्होंने एलोकेट किया है, उनके हिसाब से जो 3 महीने में खर्च हो सकते हैं, उस हिसाब से उन्होंने एलोकेट किया। अब आप लड़ते रहिए। बुलेट ट्रेन, सिर्फ 1 सेकंड, एक ट्रेन जो उन्होंने 100 करोड़ के लिए दिया है वो कानपुर और लखनऊ के बीच में दिया है। उस ट्रेन से 100 करोड़ में तो सर 60,000 करोड़ तो एक पटरी बिछाने में लग जाएगा। एक पटरी बिछाने में 60,000 करोड़, मैं तो देख के आई हूँ चाइना से। वही मैं कह रहा हूँ, ब्रोशर नहीं बन पाएगा 100 करोड़ में। यू आर नॉट लिस्टिंग। 100 करोड़ से ज्यादा आप शुरुआत करिए ना। वो थोड़ी कह रहे हैं कि इसी बजट में बन जाएगा। 5-6 महीने आप 100 करोड़ से ज्यादा फीजिबिलिटी स्टडी करनी पड़ेगी। जैन जी खुद आपको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, वो बीजेपी से हैं, लेकिन फीजिबिलिटी स्टडी। एक बात ठीक कर दूं आपकी कि इंटरिम बजट नहीं है, ये देश का पूरे साल का बजट है। और जो सुनो, जो एलोकेशन है वो 12 महीने की है, वो 3 महीना घटा के नहीं है, 6 महीना घटा के नहीं है। 8 महीने में टेक्निकल करेक्शन कर रहा हूँ, जो एलोकेशन है वो 12 महीने की The final budget, 12-month budget, the February budget of Chidambaram was a bigger budget, but 8 months are left. 8 months. 8 महीने left. How many months can you spend the money in? He's allocating the money on what he thinks you can spend. Now, if you think you can spend more, go and tell him. ठीक है, एक बार मोहित के पास चलते हैं। हर गांव में बिजली देने का वादा आपने। अरे भाई, एक साल में थोड़ी उन्होंने कहा था यार। 40 दिन में। अरे भाई सवाल तो पूछने दो। हाँ पूछिए, तो जवाब दे पाओगे। पूछिए। हर गांव में आपने कहा है बिजली होगी। करेक्ट।
कितना पैसा दिया है आपने? अरे भैया 5 साल में उन्होंने कहा ये अरे भाई पैसा तो बताओ, उन्होंने कितना कहा था एलोकेट कि किया आपके है? पास 60 साल है, 500 करोड़ मुझे रुपए 60 आपने। महीने दीजिए। 500 आप करोड़ में कितने गांव में बिजली दे दोगे? सब एक ही 4 महीने में आप सब ठीक कर दीजिए। वाह, अच्छे दिन आएंगे। आप ट्रांसलेट करके बोल रहे हैं अच्छे दिन आ गए। मोहित आप रियल एस्टेट को, आप एस्टेट पूरे इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और इसीलिए मेरा आपसे सवाल है कि बहुत सारी पॉजिटिव चीजें वहां पर की गई हैं, क्या अच्छा, क्या आपको लगता है रह गया? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि कोई भी सेक्टर छोड़ा नहीं गया है, कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ा गया है। इंडिया के सारे मुद्दे, ये बजट आप ऐसे मत देखिए कि आपने बस कुछ टैक्स रिड्यूस कर दिया या कुछ आधे घंटे का बजट, 1 घंटे का बजट रहता है। किसी ने मुझसे पूछा कि 2.25 घंटे का बजट था, पता नहीं काफी सारी स्टेटमेंट दी, पता नहीं क्या बोला इनमें। ये बजट नहीं है, ये पूरे नेशन को इकट्ठा किया गया और पूरे नेशन की प्रॉब्लम्स, नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम्स भी आज डिस्कस की गई थी। तो स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट कॉर्पोरेट, आई एम रिप्रेजेंटिंग कॉर्पोरेट, हर एक कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ किया गया है। कितने सारे सेक्टर्स थे जो अटके हुए थे, जो रुके हुए थे। पीपीपी मॉडल पे भी बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी। पावर सेक्टर रुका हुआ था, कोल, सब कुछ रुका हुआ था। सब कुछ इन्होंने एटलीस्ट एक विजन दिया है कि हम ये करने वाले हैं, और विजन के लिए उन्होंने स्टेट बजट एलोकेशन की है कि हम ये करने वाले हैं। अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा कि स्मार्ट सिटीज में 7,000 करोड़ का बजट दिया है। मैं अग्री करता हूं, हो सकता है कम है, लेकिन वो बढ़ सकता है, वो शुरुआत है और शुरुआत बहुत अच्छी है। आज से 15 साल पहले आपका सेक्शन 24B और सेक्शन 80C छुआ नहीं था किसी ने, वो बढ़ा दिया गया है। अब आप एंड यूजर को प्रमोट कर रहे हो कि आइए 30 लाख रुपए का घर कीजिए, तो अफोर्डेबल हाउसिंग में उन्होंने काफी बूस्ट दिया है। तो ओवरऑल देखिए, रियल एस्टेट को मैं कहूं कि रियल एस्टेट को आप 1.5 लाख का 5 लाख कर दो, एग्जेम्पशन 10 लाख कर दो, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं ओवरऑल सारी इकोनॉमी इंप्रूव करे, सारे सेक्टर इंप्रूव करे, जॉब ग्रोथ हो, क्योंकि जब जॉब ग्रोथ होगी तभी हाउसिंग की रिक्वायरमेंट होगी। जॉब ग्रोथ नहीं होगी, हाउसिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। तो एज अ रियल एस्टेट रिप्रेजेंटेटिव आपने लगभग सबको सुन लिया है कंक्लूसिवली। हालांकि कई चीजें कंक्लूसिव है नहीं बजट में, इंटेंट ही दिख सकता है। क्या वो दिखता है, वो अच्छे दिन वाला कुछ दिख रहा है, कुछ मामला? देखिए, आप शुरू करें उससे पहले एक बात जरूर कह दूं, सबसे ज्यादा जोर अगर 3 महीने में दिया गया तो वो काले पैसे को दिया गया कि ब्लैक मनी जो है वो अगर देश में वापस आ जाएगी तो फिस्कल डिफिसिट भी खत्म हो जाएगा और हम सब लोग सोने और चांदी की सड़कों पे चला करेंगे। अरुण जेटली जी को अगर ये मालूम नहीं था कितना पैसा बैंकों में है विदेशों में, तो अडवाणी जी से पूछ लेते, उन्हें तो सारी मालूमात है कि कितना पैसा बैंकों में है। कोई समय नहीं है कि ये पैसा कब भाई, आपने कहा आप इकोनॉमिस्ट नहीं है, आप इसका पूरा प्रमाण दे रहे हैं। आपने कहा पहले कि आप इकोनॉमिस्ट नहीं है, उसका पूरा प्रमाण दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, फिस्कल डेफिसिट एक ऑनगोइंग चीज होती है। बिल्कुल, एक वन ऑफ करके अगर हम ब्लैक मनी वापस ले भी आए तो एक बार हो सकता है, हरदम नहीं हो सकता है। तो ये वन ऑफ से सब नहीं होता। ये तो मैं बात मान रहा हूँ, मैं अपना स्टेटमेंट थोड़ी दे रहा हूँ। अच्छा, ये तो आपका अगर स्विस बैंक से लाना है। खैर उस बात में, इनकी बात में कुछ दम भी है, क्योंकि इतना शोर किया गया था काले धन का। बल्कि मैं कहूँगा कि अडवाणी जी से क्यों पूछे, बाबा रामदेव से पूछे तो ये तो फैंसी ड्रेस इकोनॉमिक्स थी, पर उसको आप छोड़ दें, उससे आगे चले। मेरे ख्याल अगर आप बजट को देखें तो आप देखिए कि कितनी जोर शोर से और इतने महारथी लोग बैठे उसको डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बजट को ऐसा बोरिंग, जिसको डिसल्ट्री कहते हैं इंग्लिश में, या बिल्कुल जिसमें कोई अकाउंट स्टेटमेंट, वो नहीं है। इसमें काफी बातें हैं जो जिनके बारे में आप उनसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर उसकी जो बेसिक थ्रस्ट देखें तो वो सकारात्मक है, क्योंकि उसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है। उसमें काफी जो हमारे सेक्टर हैं उनको हिम्मत दी गई है, ढाढ़स दिया गया है, और उसमें कई चीजें हैं जो अभी समझ आनी मुश्किल है। क्योंकि आप देखें कि जो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहते हैं कि आप पैसा इकट्ठा करके आप और हम भी उसमें 10-10 हज़ार भी दे सकते हैं, और उसका फंड बना के कोई रियल एस्टेट खरीद ले और उसको फिर किराए पर दे के उससे कमाई करे। इसमें पहले बहुत पेचीदगियां थी, तो उनको ठीक किया गया है। इससे आप सोचें कि जैसे जापान से, सिंगापुर से, जहां के पैसा सिर्फ 3%, 4% ग्रोथ के ऊपर भी आने को तैयार है, वो बहुत आएगा, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। $10 बिलियन लेके आने की कोशिश की जा रही है रीट के द्वारा, $10 बिलियन। और मैं कहूं जो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था उन्होंने 25 करोड़ कर दिया। इस पे बातचीत नहीं हुई, पर खासकर इस बजट में 3 ऐसे विशेष गेम चेंजिंग आइडियाज हैं। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, पैकेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग के लिए। नंबर 2, 10,000 करोड़
करोड़ फंड ऑफ फंड्स वेंचर कैपिटल की है। नंबर 3, टैक्सेशन को किस प्रकार से उन्होंने सिंप्लीफाई किया है और क्या कहा है उन्होंने जीएसटी और डीटीसी। ठीक है, इसी के साथ हमें इस बहस का अंत करना पड़ेगा, लेकिन मैं गुजारिश करूंगी आप सबसे, क्योंकि कितना राष्ट्रीय दल भी कन्विंस कर पाए और कितना बाकी लोग आपके सामने ये है, जिसको थम्स अप करना है वो कर दीजिए। इसी के साथ हम अंत करेंगे। ये आप राहुल जी, इसी के साथ आप राशिद जी रिवर्स इज ग्रीन। थम्स डाउन या थम्स अप, जो भी आपको करना है, थम्स डाउन या थम्स अप। तो चलिए, हरा रंग बहुत हावी दिख रहा है, हरा रंग, और वो थम्स अप का है। हालांकि बीजेपी का रंग कुछ और है, लेकिन रंग जैसा भी हो, देश का रंग अच्छे रंग में रंग जाए, इसी की सबको उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। इसमें एक